Guys, welcome back to my channel. I am Ankur and you are watching अंकुर पांडे यूट्यूब चैनल. सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीट क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया था. अब बारी है हमारी एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व करने की. तो गाइस, जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, वो बेसिकली बेस्ड है हमारी किस पर? प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे. अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, वो सब के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप एक्सरसाइज 4.2 को नहीं कर पाओगे. ठीक ठीक. तो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 4.2 को कर पाओगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को. कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है ये सब देखते हैं हम. ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके स्क्रीन पे शो हो रही है. क्या है, चलिए पढ़ते हैं. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. ठीक, अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होगा किसके? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के. ये दोनों, ये प्रॉपर्टी ये कहती है. ठीक, क्या कहती है कि अगर जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा सेम रहेगा. कब? जब उसके रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर देंगे. ठीक, अनचेंज कह रहे हैं ना, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज. कोई भी बदलाव नहीं होगा जब आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे. ठीक, तो उसका मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो, उसका आंसर वही आएगा. जो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा? जब आप उस ए का ट्रांसपोज कर दोगे और उसके बाद आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दोनों के डिटर्मिनेंट क्या आएंगे? सेम आएगा. ठीक, तो यही कहती है हमारी पहली प्रॉपर्टी. तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी. तो मान लीजिए क्या कि आपके पास एक मैट्रिक्स है. ठीक, 1 2 3 4. ठीक, इसका आपको क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है. ठीक, तो डिटर्मिनेंट हम निकाल देते हैं. ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6. ठीक, सोल्व करेंगे तो -2 आएगा. ठीक, इसका आंसर कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का? -2. अब आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए. ये जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज कर दीजिए. तो ट्रांसपोज करना तो आपको आता ही है. क्या करते हैं, जो भी रो है कॉलम में ले लो या कॉलम को रो में ले लो. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रोज हैं उनको कॉलम में लिख लेते हैं. तो 1 2 3 4. ठीक, ये हो गया कुछ इस तरीके से. अब आप क्या करो कि ए का ट्रांसपोज मतलब ए के ट्रांसपोज का आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए. तो जब आप ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो देखो क्या आंसर आता है? 1. इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है ना. ठीक, तो जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 हो उसका डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता है. एक्सरसाइज 4.1 इसी पे तो बेस्ड है हमारी. तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4. और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6. सोल्व करेंगे तो -2 आएगा. तो देखो ये बराबर है किसके? इसके. तो यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो सेम आएगा, अनचेंज. अनचेंज का मतलब चेंज नहीं होगा. ठीक, इफ़ इट्स रो, अगर हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं. इंटरचेंज का मतलब जहाँ पे रो है वहाँ पे कॉलम को लिख दीजिए और जहाँ पे कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए. इट्स का मतलब ही क्या है आप समझ लो ना, ट्रांसपोज जो करते हो वही करते हो इंटरचेंज का मतलब. ठीक, तो ये ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा. तो चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर. तो देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 2. प्रॉपर्टी नंबर 2 एक बार हम पढ़ते हैं फिर हम उसको बताते हैं. देखिए, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंज. ठीक, क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी 2 रोज या किसी भी 2 कॉलम्स को हम उसका डिटर्मिनेंट को हम इंटरचेंज कर दे, किसी भी 2 रो और 2 कॉलम के डिटर्मिनेंट को हम इंटरचेंज कर दे
तो जो उसका जो इंटरचेंज करने पे जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा, उसका सिर्फ साइन चेंज होगा। एक बार और समझिए, अगर दो रोज़ और दो कॉलम्स को हमने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज का मतलब क्या, अगर हमने R1 और R2 में इंटरचेंज कर दिया, इट मीन्स क्या, R1 में आप R2 की वैल्यू रख दोगे जितने भी एलिमेंट हैं, और R2 में R1 के एलिमेंट रख दोगे। जो पहले डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक, इंटरचेंज करने से पहले का जो डिटर्मिनेंट आएगा, और जब हम इंटरचेंज कर देंगे उसके बाद का जो डिटर्मिनेंट आएगा, उसमें क्या डिफरेंट आएगा, साइन का डिफरेंट आएगा। ओके, तो ये है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक, तो मान लो कि एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, ठीक, ये है। और ठीक, इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो अभी हम ऊपर निकाल चुके थे, ठीक, यही तो था, ये देखो 1 2 3 4, उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल चुके, तो कितना आया था, -2 आया था। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये जो प्रॉपर्टी 2 है वो क्या कह रही है, देखो प्रॉपर्टी 2 कह रही है कि अब किसी भी दो रोज और दो कॉलम के जो डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, दो रो और दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो। तो देखो जब हम इंटरचेंज कर देंगे तो देखो क्या होगा, हम इंटरचेंज क्या करेंगे, R1, ये देखो R1 इंटरचेंज R2, रो फर्स्ट इंटरचेंज का साइन गाइस ऐसे होता है, ठीक, दोनों तरफ से। इसका मतलब क्या होता है कि जो R1 है ना, उसको आप उसकी जगह पे आप R2 लिख दो, और जो R2 है उसकी जगह पे आप R1 लिख दो। तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया, 3 4 1 2। अब ये देखो, अब ये जो डिटर्मिनेंट था वो इंटरचेंज हो गया, ठीक, कि इस वाले प्रॉपर्टी, इस वाले क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन लगा के, ठीक। तो अब इसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे, और ये इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे, तो इन दोनों में सिर्फ क्या होगा, साइन का डिफरेंट होगा। साइन मतलब यहाँ नेगेटिव है तो आगे जाके पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। देखो 3 2 6 4, ठीक, ऐसे तो डिटरमिनेंट निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक, तो कितना आया 2। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ इसका बराबर क्या आ रहा है, बस साइन चेंज हो जा रहा है, नेगेटिव का साइन यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के टू कॉलम्स या रोज को आप इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसमें जो हमारा जो डिटर्मिनेंट है उस वो हमारा सेम आता है दोनों का, बस फ़र्क क्या होता है कि साइन का फ़र्क होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी थर्ड हमारी क्या कहती है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के दो रो और दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब ऑल जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो क्या होता है, हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या करता है, क्या वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है, ठीक। मान लीजिए कि कोई 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक, तो मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट मान लो इस पर, ठीक। तो देखो जैसे कि 3 1 2 4 5 6 और यहाँ पे 3 1 2, ये है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे R1 और R3, ठीक, इनको देखो, तो आइडेंटिकल का मतलब मैंने क्या बताया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक। तो देखो ये सारे करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो सेम है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी भी दो रो या किसी भी अगर कोई और क्वेश्चन में कोई कॉलम सेम है दो कोई, तो उसमें क्या होता है कि डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू देता है, डिटर्मिनेंट हमारी वैल्यू देता है 0, ठीक। अगर कहीं भी आपको डिटर्मिनेंट के अंदर दो एलिमेंट और दो रो और दो कॉलम सेम आइडेंटिकल दिख जाते हैं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक। ये जो प्रॉपर्टी आई है गाइस, वो कोई नई बात नहीं है। अभी हमने जो प्रीवियस जो प्रॉपर्टी 2 पढ़ी थी उसमें भी उससे ही आया है, ठीक है। कैसे आया है, हमने प्रीवियस मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, मैं मैट्रिक्स क्यों कह रहा हूँ बार बार, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, तो देखो ये जो R1 और R2 को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो वापस में क्या आएगा, यही आएगा, ठीक। और मैंने क्या बताया था, अगर दो रो और दो कॉलम को
दो रो को अगर हम इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो जो दोनों का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, बट साइन चेंज। ठीक, अगर एक का आंसर डिटर्मिनेंट आया तो दूसरे का आएगा माइनस डिटर्मिनेंट। ठीक, इससे इस वाले से हमने ये पता किया। ठीक, अगर अभी इसमें हमने मान लो कि प्रॉपर्टी लगा दी सेकंड। ठीक, तो R1 यहाँ पे R1 इंटरचेंज कर दिया R3 में, तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, इसकी जगह पे ये लिखेंगे, तो दोनों तो सेम ही है। ठीक, तो बाय प्रॉपर्टी 2 से ऐसी सिचुएशन आएगी। ठीक, और ये जो माइनस का डिटर्मिनेंट है अगर हम इसको इधर ले आएँ तो ये प्लस का डिटर्मिनेंट हो जाएगा और इधर कितना बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ से कितना है, 2 डिटर्मिनेंट 0 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहीं से पता चला हमारा प्रॉपर्टी 2 से ही प्रॉपर्टी 3 निकली है। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो एक बार और सुन लीजिए, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाएं, दिख जाएं आपको, तो आंख बंद करके क्या कहना कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। ठीक, तो आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 भी समझ में आई होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना गाइस, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, और बहुत ही अच्छी है। तो ये जो बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो है गाइस। तो जैसे हम मैट्रिक्स में क्या करते थे गाइस, मैट्रिक्स जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ठीक, 2 × 2 की कोई मैट्रिक्स है और उसमें उसके बाहर में ऐसे है। ठीक, 2 है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करते थे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 2 से हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक, तो इसको क्या हो जाता था, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इसको आ जाएगा यहाँ 6, और यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 10। ठीक, ये होता था किसमें, मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन गाइस अगर डिटर्मिनेंट का साइन हो ऐसे, मैट्रिक्स की जगह पे क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में अब हम ये नहीं करेंगे कि इस 2 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से। ठीक, उस चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो मेरा मन कर रहा है मैं रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लूँ, रो फर्स्ट से सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं कर दूंगा। तो 2 × 2 इधर आ जाएगा और 3 × 2 इधर आ जाएगा, और जो 4 5 है जैसे थे वैसे कर दूंगा। या गाइस, या मैं 2 और 3, ये जो फर्स्ट रो है उसको ऐसे ही रखूँ, और जो 2 का मल्टीप्लिकेशन है वो किससे कर दूँ, 2 से कर दूँ। ठीक, तो मतलब रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 5 2। यही रूल किसके लिए है, कॉलम के लिए। या फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो या सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, आप अब डिटर्मिनेंट में ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी कॉलम का, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स, किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब आ जाइए प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, कह रहा है ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट से, आप क्या कह रहा है, इट्स मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के। अगर आप हर रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट के को, तो देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। ठीक, तो क्या है, कह रहा है कि जो वैल्यू देगा वो मल्टीप्लाई बाय के देगा। ठीक, जैसे कि ये देखो, हमने यहाँ पे एक फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होगी किससे, के से। तो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जब आप यहाँ से कॉमन लोगे, आप अब इससे आप क्या कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे भी आ रहा है और 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो जब आप कॉमन लोगे तो कॉमन आपका ऐसे आएगा जैसे ये है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे
ठीक, तो यहाँ पे जब आप कॉमन ले लोगे तो 2 बचेगा और जो बच गया उसको आप लिख दोगे 2 3 4 5। ठीक, ऐसे ही इसमें इसका भी आप जब कॉमन लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा और जो है वो लिख देंगे। ठीक, कहने का मतलब गाइस क्या है कि यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि सभी जो एलिमेंट्स है उसमें कॉमन आना चाहिए, किसी भी कॉलम में हो या किसी भी रो में हो। अगर कॉमन आ रहा है किसी भी रो में और किसी R1 में अगर कॉमन आ रहा है और R2 में कॉमन नहीं आ रहा, तो R1 के अकॉर्डिंग आप कॉमन ले सकते हो डिटर्मिनेंट के अंदर। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स में कॉमन होना चाहिए पॉइंट। ठीक, तो हमारी जो प्रॉपर्टी 4 है वो यही कहती है। तो एक बार हम बुक में भी देख लेते हैं। ठीक, बुक में देखो क्या कह रहा है, वही यही है। देखो एक डिटर्मिनेंट हमने लिया, ठीक, ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक, और क्या अब हमने क्या किया, ए डिटर्मिनेंट बी ऑब्टेनिंग मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। कह रहा है कि अब हमने जो के है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया किस में, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में देखो जब मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा क्या आया, ये आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में। मल्टीप्लाई तभी हर एलिमेंट से नहीं होगा, एक ही रो या किसी भी रो से कर लो। तो हमने फर्स्ट रो से कर ली, ठीक, या आप किसी भी कॉलम से कर लो। ठीक, तो यहाँ पे इसमें देखो क्या किया है, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने के का। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया मतलब डिटरमिनेंट निकाला, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसने डिटरमिनेंट निकाला, तो आंसर क्या आया, सोल्व किया तो सब में के कॉमन आ रहा था तो के कॉमन ले लिया। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ ये है हमारी डिटर्मिनेंट। ठीक, डिटर्मिनेंट ये वाला, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक, तो इस चीज़ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये डिटर्मिनेंट लिख सकते हो। ठीक, ये वाला, तो हमने ये लिख दिया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है वो के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, और देखो ये कुछ रिमार्क्स है, मैंने ये जो बताया एक बार मैं और बता रहा हूँ, ठीक, बुक के अकॉर्डिंग। ठीक, तो बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो ऑफ एनी कॉलम ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। मैंने जो बताया अगर कोई भी एक कॉलम जैसे कि यहाँ पे के कॉमन आ रहा है, वो भी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, बाकियों में नहीं आ रहा, तो आप के कॉमन ले सकते हैं। ठीक, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। और इफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब इन द सेम रेशियो, देन इट्स वैल्यू इज ज़ीरो। ठीक, उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, ज़ीरो। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक एग्जांपल भी दे रखा है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो देखो ये जो है डिटर्मिनेंट ए हमें दे रखा है, डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है ये। ठीक, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और KA1 KA2 KA3। ठीक, ये दे रखा है। ठीक, अब क्या ये जो लाइन है सेकंड पॉइंट, इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, के कॉमन ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हमने बाहर लिख, मान लो कि के कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ पे के कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एलिमेंट क्या बचेंगे, A1 A2 A3। ठीक, और यहाँ पे बचेगा B1 B2 B3 बचेगा ना। और यहाँ पे भी जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, A1 A2 A3। ठीक, तो क्या कह रहा है, देन इट्स वैल्यू इज ज़ीरो। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, अब ये ज़ीरो कैसे हो गई, तो अभी हमने प्रॉपर्टी 3 में क्या पढ़ा था, अगर किसी भी दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, तो देखो यहाँ पे रो फर्स्ट और रो टू क्या है, आइडेंटिकल है, जो एलिमेंट्स है करस्पॉन्डिंग वो क्या है, सेम है। तो क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये एक पॉइंट बता रखा है नेक्स्ट लेवल वाला। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी 4 है ना, वो है हमारी मल्टीप्लिकेशन पे, मतलब कि डिटर्मिनेंट में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक, इस चीज़ से रिलेटेड। तो आई होप आपको कुछ प्रॉपर्टी 4 भी समझ में आ रही होगी। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी 5 को मैं ऐसे लिखवाने वाला नहीं हूँ। ठीक, आपको मैं समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक, तो प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही है, देखो पहले। ठीक, एक मान लो डिटर्मिनेंट है A1 प्लस λ1 A2 λ2।
ठीक, और यहाँ पे A3 प्लस लैम्डा 3, और यह है B1 B2 B3, ठीक। और जो तीसरी रो है वो हमारी C1 C2 C3, ठीक, ये है हमारा, ठीक। तो इसको आप ना स्प्लिट कर सकते हो। कैसे स्प्लिट कर सकते हो? इसको तोड़ सकते हो, ठीक। तो इक्वल में इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? जैसे ये रो है ना R1, इसमें कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक। A प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो? स्प्लिट कर सकते हो, 2 चीज़ों में तोड़ सकते हो, ठीक। प्लस कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 और A3, ठीक। A1 A2 A3, और यहाँ पे होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, ठीक। ये और बाकियों में जैसा है वैसा ही हम रहने देंगे। B1 C1 और यहाँ B2 C2 B3 C3, ओके। और यहाँ पे भी सेम होगा, B1 C1 B2 B3 C2 C3, ओके। अगर यहाँ पे 3 चीज़ें होती, ठीक, मान लो D1 होता, तो आप यहाँ पे एक और, यहाँ पे भी D1, यहाँ D2 D3 होता, तो यहाँ पे एक और बनाते हो। वहाँ पे जो टॉप पे रो फर्स्ट में होता उस पे आप क्या लिखते? D1 D2 D3, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हो। और याद रखना, एक टाइम पे आप एक ही चीज़ को स्प्लिट कर सकते हो। मतलब क्या गाइस? अगर मान लो सेकंड रो में भी कोई 2 चीज़ ऐड हो रही होती, तो ये नहीं कि A1, जैसे मान लो सेकंड रो में होती, मान लो D1 होता और यहाँ पे होता ऐड D2 और यहाँ पे D3, ठीक, ऐसे ऐड हो रहा होता। तो आप अब ऐसे इसमें ये नहीं करोगे कि पहले में A1 लिखा, ठीक है, A1, और दूसरे वाले में B1, ठीक। ऐसे नहीं करेंगे। अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन हो, तो इसको देखो हम कैसे तोड़ते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। ये देखो, तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे रो फर्स्ट वाले को, ठीक। तो A1 A2 A3 ऐसे लिखा। अब ये नहीं है कि यहाँ पे B1 B2 B3 ऐसे ये नहीं लिखना, यहाँ पे सभी जैसा है वैसे लिखना है। B प्लस D1 B2 प्लस D2 और B3 प्लस D3। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट रो वाले को स्प्लिट कर रखा है, ठीक। ये और जो है C वाला, इसको भी हम लिख देंगे C1 C2 C3, ठीक। और यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे और फिर ये लैम्डा वाला लिखेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। और यहाँ पे भी क्या? B1 प्लस D1 B2 प्लस D2 और B3 प्लस D3। यहाँ पे C1 C2 C3, ठीक, ऐसे। अब चाहो तो आप इसको और स्प्लिट कर सकते हो, ठीक। यहाँ से 1 से 2 हुआ, 2 में स्प्लिट होता है। अब ये देखो, इसको भी आप मतलब R2 को भी आप स्प्लिट करना चाहते हो इजी बनाने के लिए डिटर्मिनेंट, तो क्या करोगे कि आप इसको भी स्प्लिट कर दोगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 बन जाएंगे, 2 डिटर्मिनेंट। इसके भी कितना हो जाएंगे? 2, मतलब 4 हो जाएंगे, ठीक। तो अब आप इसको भी आप तोड़ सकते हो, ठीक। A1 A2 A3। अब ये देखो, जो B1 है आप B1 लिख दो, ठीक। यहाँ पे B2 B3, यहाँ पे C1 C2 C3। इसको आपने पहले ऐसे तोड़ा है ना स्टूडेंट्स, ऐसे। अब प्लस का साइन डाला। अब आप क्या करोगे? ये तो A1 A2 A3 है, इसको तो एज इट इज़ लिखोगे। अब D1, ठीक, D1 D2 D3 और यहाँ C1 C2 C3, ठीक। अब क्या किया हमने इसको स्प्लिट किया, ठीक। अब इसको अलग से 2 बने स्प्लिट करोगे। तो आई होप आप समझ रहे होगे। तो प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है कि आप किसी भी, अगर 2 एलिमेंट ऐड हो रहे हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक, इस तरीके से। तो आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 भी समझ में आ गई होगी।